बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं अपना सीक्रेट बताऊंगा कि मैं कैसे बहुत अच्छी रैंक ला पाया। सो दिस वीडियो इज माय सीक्रेट ऑफ स्कोरिंग टॉप रैंक इन आईआईटी जेईई। सो लेट्स सी। ये मेरी प्रोफाइल है, इसमें बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, रिमेंबर टू फॉलो मी एट दिस लिंक @prashant42 जैन। सो बस इस चीज का आप ध्यान रखिए कि आपको मुझे फॉलो करना है ताकि मेरे आने वाले सभी कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। सो देखो, जब मैंने अपनी जेईई की प्रिपरेशन की थी तो मैं अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ 10th क्लास का। एक बच्चे की कहानी है, 10th क्लास के अंदर वो था, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। 10th क्लास में मैंने एनटीएससी एग्जामिनेशन दिया था नवंबर में, मेरा एग्जामिनेशन क्लियर हो गया था। सब लोगों को लगता था कि मेरी बोर्ड में काफ़ी अच्छी परसेंटेज आएगी, क्योंकि लोग सोचते थे कि यार मैथ्स अच्छी है, साइंस अच्छी है, इन सब्जेक्ट्स में ही तो मार्क्स कटते हैं, ये इसकी अच्छी है तो ये अच्छा कर लेगा। एनटीएससी क्वालिफाइड था तो लोगों को लगा एसएसटी भी अच्छा कर लेगा, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं। मेरी 10th क्लास के अंदर 85.8% आई, जो कि रिलेटिवली काफ़ी कम मानी जाती है, ठीक है। 86% टू बी मतलब इसके आसपास है, और इस परसेंटेज को काफ़ी कम माना जाता है, ठीक है। मैथ्स के अंदर मेरे 100 में से 100 मार्क्स आए थे एंड आई वॉज डिजेक्टेड एवरीवेयर। सब लोग बोलते थे कि प्रशांत को ओवर कॉन्फिडेंस था, इस वजह से उसकी इतनी कम परसेंटेज आई, ठीक है। बट मुझे एक चीज़ पता थी कि जो मेरे स्ट्रेंथ एरियाज थे, स्ट्रेंथ एरियाज मीन्स मैथमेटिक्स एंड साइंस, वो उन पेपर्स के अंदर मैंने काफ़ी अच्छा किया था। मैथ्स में मेरे 100 मार्क्स आए थे, साइंस के अंदर मेरे 92 थे, बट मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स जो मेरे कटे थे वो बायोलॉजी में कटे थे, ठीक है। सो मुझे ये सब चीज़ें क्लियर थी। अब जब मेरा इस तरह का पेपर हुआ तो फिर मेरे दिमाग में एक थॉट प्रोसेस था कि यार आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं। मुझे आईआईटी के लिए मोटिवेट मेरा बड़ा भाई है, 2 साल बड़ा है मुझसे, वो बीकॉम कर रहा था, बट उसने मैथ्स ले रखी थी साथ में। तो उसके साथ एक भैया थे, अनुज जैन भैया, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उनकी आईआईटी में 109 रैंक आई थी। वो मुझसे 2 साल बड़े थे। जब उनकी रैंक आई तब मैं जस्ट 11th क्लास में आया था। तो मैं उनसे काफ़ी मोटिवेट हूँ। उन्होंने बोला कि यार तेरी मैथ्स अच्छी है, तुझे आईआईटी के लिए जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं आईआईटी के अंदर गया और आईआईटी की पढ़ाई मैंने की। जब मैंने आईआईटी की पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो मैंने जो 9th और 10th क्लास के अंदर गलतियां की थी वो चीजें अच्छे से पॉइंट डाउन की। क्या गलतियां थी मेरी? सबसे पहले 9-10 में मैं मेमोरी बेस्ड पर्सन था। मतलब क्लास गया, होमवर्क कुछ नहीं करना, ठीक है। क्योंकि 9-10 के अंदर भी आप इमेजिन करो, मैंने एनटीएससी की तैयारी की। एनटीएससी मतलब 9th और 10th का सिलेबस आता है, सो इट इज अ 2 year प्रिपरेशन अगेन। सो व्हेन आई इवेंचुअली डिड द प्रिपरेशन ऑफ एनटीएससी, what happened in class 9th and 10th, I was doing all the classes, I was giving the test, but I was not able to perform well because when there were cumulative tests जिसमें बहुत सारा syllabus आता है, I was not able to perform well because I was not remembering anything, because I had not completed my homework, I had not made proper notes। ये सब चीजें थी, और इन सब चीजों को मुझे पॉइंट आउट कराया मेरे मेंटर्स ने। मेरे मेंटर्स ने मुझे बताया कि आपको कुछ चीजें करनी है जो आपको 2 साल तक फॉलो करनी है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे सीक्रेट बताऊंगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आप ऑलरेडी कर रहे हो, कुछ पॉइंट्स आप सीख जाएं, बट मैं आपको ये बता देता हूं, बताने वाले आपको बहुत है, बट आप अगर इसको टाइमली इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, मतलब लगातार परसिस्टेंट नहीं रहते हैं इसके अंदर, तो मेरे बताने का कोई भी फायदा नहीं होगा। बट फिर भी मैं आपको बताता हूं, शायद आप मुझसे मोटिवेट हो जाए। मैं जो चीजें बताता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, मैं हजारों बच्चों को बता चुका हूं। कल मेरे पास एक बच्चे का फोन आया था, उसने बताया था कि सर मुझे आपने जो चीजें बताई थी मैं आज भी उसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं, और वो काफी सक्सेसफुल भी है। प्री आर में उस बच्चे ने पिछले साल क्वालिफाई किया था और अब वो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है। तो मैं जो चीजें बताऊंगा ना, कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर सही है, हमने इंप्लीमेंट कर ली, कुछ बच्चे 1 महीने बाद इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ बच्चे 1 साल बाद इंप्लीमेंट करेंगे, मगर करेंगे जरूर। आज तक मेरा 100% रिकॉर्ड है कि बच्चे मेरी बात मानते जरूर है, चाहे आज माने या कल माने या परसों माने या 1 साल बाद माने, ठीक है। सो विद दिस थिंग आई एम स्टार्टिंग द सक्सेस मंत्रा ऑफ माई सेल्फ, हाउ आई वॉज एबल टू मैनेज रैंक इन टॉप 50, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले तो कोई भी बच्चा जब आईआईटी की तैयारी करता है ना, तो उसके दिमाग में ये नहीं होता कि भाई मेरी टॉप 50 में रैंक आ जाएगी या कोई टारगेट कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग मेथोडोलॉजी को मास्टर करने की कोशिश करते हैं। मेथोडोलॉजी क्या है? सबसे पहला सक्सेस मंत्र है रेगुलरिटी इन क्लास, जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। क्लास रेगुलरिटी का क्या मतलब होता है कि भाई जितनी भी क्लासेस अटेंड करनी है वो सारी की सारी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आई रिमेंबर 11th क्लास का मई मंथ था,
ठीक है, मैं अप्रैल से कोचिंग स्टार्ट कर चुका था। मई में मेरे फर्स्ट कजन की शादी थी। फर्स्ट कजन की जो शादी थी, वो जो कजन थी वो काफ़ी क्लोज थी मेरी फैमिली की, और ऑलमोस्ट हर समर ब्रेक में वो हमारे घर पे आती थी। आई वॉज ऑल्सो अटैच टू हर, बट आई डिड नॉट गो इन हर मैरिज। दिस वॉज द सेक्रीफाइस विच आई मेड। रिमेंबर, मतलब ये सेक्रीफाइस मैंने लिया। और क्यों दिया ये सेक्रीफाइस? क्योंकि आई न्यू दैट आई कैन नॉट मिस एनी क्लास। मैंने एक भी क्लास अपने 2 साल के ड्यूरेशन में कभी मिस नहीं की। मेरी किस्मत अच्छी थी कि 2 साल के अंदर मैं कभी बीमार, इतना सीरियसली बीमार नहीं हुआ। मैं बीमार हुआ था, बट उस समय मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। बट इवेंचुअली पॉइंट ये है कि हर एक क्लास आपको अटेंड करनी है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? क्लासेस अटेंड करना आपके लिए एक कंपल्शन है, आप तो ऐसा मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब क्लासेस को छोड़ने की बात आती है ना, तो एक चीज दिमाग में आती है। अगर मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो जाए, या फिर आपकी कजन की शादी है और उस समय आपका IIT JEE का एग्जामिनेशन है, तो आप क्या अपने कजन की शादी में जाएंगे? क्या आप एग्जाम देने नहीं जाएंगे? नहीं, राइट? IIT JEE का पेपर आप देने जाएंगे। तो यही कमिटमेंट आपका हर क्लास के प्रति होना चाहिए। मेरा हर क्लास के प्रति वो कमिटमेंट था। और मैंने एक चीज, इस चीज से पता है क्या इंश्योर हो गया? मेरी जो फर्स्ट लर्निंग थी ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी। फर्स्ट लर्निंग मतलब होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में पहली बार पढ़ रहा हूँ, कोनिक सेक्शन में पहली बार पढ़ रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पहली बार पढ़ रहा हूँ। पहली बार में मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी, और उन सब चीजों को पढ़ने का से मेरा फायदा ये हुआ कि मेरा 70% काम तो लेक्चर के अंदर ही हो जाता था, अंडरस्टैंडिंग का। क्योंकि कुछ चीजें होती है जो क्लास में अंडरस्टैंड हो जाती है, कुछ चीजें बाद में समझ में आती है। मगर अगर आपने पहली लर्निंग के अंदर बहुत रेगुलरली क्लासेस अटेंड की, हर एक क्लास अटेंड की है, तो फिर आपका काम हो जाता है, ठीक है। सो ये मेरा पहला सक्सेस मंत्रा था, हर एक क्लास अटेंड करना IIT JEE की, ठीक है। चलिए, अब मैं नेक्स्ट बताता हूं होमवर्क। अब देखो, आपने क्लास अटेंड कर ली। अब एक टिपिकल क्लास के अंदर क्या होता है? एक टिपिकल क्लास के अंदर आप क्लास जाते हैं, अटेंड करते हैं क्लासेस को, और फिर उसके बाद आपके टीचर आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने स्ट्रेट लाइन की मुझसे क्लास की, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के अंदर मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन बताई, फिर आपको मैंने एक पर्टिकुलर होमवर्क दिया। अब आइडियली एक बच्चा क्या करना चाहिए? वो घर जाना चाहिए, पूरे थ्योरी को रिवाइज करना चाहिए, और उस रिवीजन के बेसिस पर जो उसके क्वेश्चंस हैं, जो शीट में सर ने मार्क कराए हैं, वो करने चाहिए एक सेपरेट कॉपी के अंदर। क्योंकि वो जो मटेरियल है ना, वो सर रेफर कर रहे हैं, ये आपका प्राइमरी मटेरियल है, ठीक है। तो ये चीज मैंने इंश्योर की। जब भी सर ने मुझे होमवर्क दिया, जो भी दिया, वो मैंने रेगुलरली किया, ठीक है। मुझे अभी भी याद है 12th क्लास के अंदर मैं जिस कोचिंग के अंदर था, 12th क्लास की स्टार्टिंग में सर ने, मैं टॉप बैच के अंदर था और फर्स्ट रैंक मेरी क्यूमुलेटिवली चल रही थी, मुझसे हाथ रेज, मतलब सबसे हाथ रेज करके बुलवाया कि अभी तक कौन सा बच्चा है जिसने कोचिंग का एक एक मटेरियल सॉल्व किया है, एक एक DPP सॉल्व किए, एक एक क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया है, एक एक टेस्ट पेपर जाके सॉल्व किया है। और सर ने ये भी बोला था, जो भी हाथ खड़ा करेगा मैं उसका होमवर्क चेक करूंगा। यू वुड नॉट बिलीव, देयर वर ओनली 3 स्टूडेंट्स जिन्होंने कहा कि सर हमने किया है। और मैं आपको बता दूं बेटा, उन तीनों स्टूडेंट्स की टॉप 100 में रैंक आई थी। तीनों स्टूडेंट्स की टॉप 100 में रैंक आई थी, ठीक है। चाहे आप कुछ भी फील करें, आपको लगता है कि यार ये होमवर्क इतना गंदा है, इतना इजी है, MCERT से होमवर्क मिला है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से होमवर्क मिला है, आपके लिए वो एक तरह से ये मान लीजिए गुरु की कही हुई बात है। और गुरु की कही हुई बात जिस शिष्य ने मानी है, उस शिष्य का सक्सेस पाना निश्चित होता है। समझे मेरी बात? उस स्टूडेंट का सक्सेस पाना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल हो जाता है, क्योंकि वो किसकी बात मानता है? अपने टीचर की बात मानता है, ठीक है। तो मैंने हमेशा ये इंश्योर किया। मैं क्या करता था, मैं आपको पूरा पैटर्न बता देता हूं। मैंने क्या किया, जैसे मुझे एक मटेरियल मिला, जैसे अगेन स्ट्रेट लाइन का मैं एग्जांपल लेता हूं। स्ट्रेट लाइन के अंदर सेक्शन वाइज मैंने टॉपिक्स डिवाइड कर लिए, उन सबका होमवर्क जो मेरा मटेरियल था कोचिंग का, उसको मैं एक कॉपी में करता था। उसके अलावा DPP को मैं एक अलग कॉपी में करता था, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो हमें मिलती थी। ये 2 कॉपी हो गई। तीसरी कॉपी मेरी होती थी NCERT सॉल्व करने की। स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड 3 कॉपीज हो गई मेरी, एक मेरे स्टडी मटेरियल की, एक मेरी DPP जो रेगुलरली मुझे मिल रही है, और एक क्या हो गया, मेरी NCERT और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की। इन तीनों चीजों को मैंने रेगुलरली किया, 3 कॉपी मेंटेन करके। और एक जब मैं क्लास में जाता था तो नोट्स लिखता ही था। तो स्ट्रेट लाइन के करस्पॉन्डिंग 4 कॉपीज हो गई। अब देखिए, स्ट्रेट लाइन के अंदर इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन मुझे पहली बार में समझ में आ गई, ठीक है। तो मैंने उसको A टैग कर दिया, अपनी शीट के अंदर A टैग कर दिया।
शीट के अंदर ए टैग करने का मतलब है कि ये एक ऐसी चीज है जो मुझे बहुत इजीली समझ में आ जाती है और इसके क्वेश्चन मुझसे बहुत इजीली हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन वगैरह आई, वो मुझे एक बार में समझ में नहीं आई, ठीक है, सर ने समझाया तो मुझे समझ में आ गया, उसके क्वेश्चन भी फिर होने लगे तो उसको मैंने बी टैग कर दिया, मतलब इसमें मुझे थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ता है। फिर होमोजेनाइजेशन ऑफ लाइन की बात आई, होमोजेनाइजेशन ऑफ लाइन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, मेरे को सर ने समझाया और मैं बस यही करता रहता कि क्या हो रहा है, मतलब इसको 2 डिग्री का बना दिया 3, मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, ठीक है, तो उसको मैंने सी टैग कर दिया। सी टैग करने से का क्या मतलब है कि इसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, ताकि अगर इसमें से सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो कर लेंगे, समझे। फिर मेरा सारा इंटेंट क्या होता था वो मैं अभी आगे थोड़ी देर में बताऊंगा, मगर अब आप सोचिए, स्ट्रेट लाइन का मटेरियल है, स्ट्रेट लाइन की एक नोट्स कॉपी है, स्ट्रेट लाइन के मटेरियल को सॉल्व करने के लिए एक कॉपी है, एक डीपीपी कॉपी है और एक एनसीईआरटी की कॉपी है, तो ये 5 चीजें दिख गई। मैं अपनी शीट में बिल्कुल भी मार्क नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उसमें से रिवीजन करना है। अगर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका सी आंसर मार्क कर दिया, ऐसा मैं कभी भी नहीं करता और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आपको बस क्वेश्चन में ये मार्क करना चाहिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे एक बार में हो गया था बट अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ था, ये सब चीजें टैगिंग करनी चाहिए आपको, ना कि उसमें क्वेश्चन मार्क करना चाहिए। क्योंकि जब आप रिविजन करने जाएंगे और आपको आंसर्स मार्क्ड मिलेंगे तो आपका रिवीजन बिल्कुल बेकार हो जाएगा, क्योंकि जब हमें आंसर्स मार्क्ड मिलते हैं तो हम लोग आंसर्स लाने की कोशिश करते हैं रादर देन उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझे मेरी बात को। तो ये होमवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो होमवर्क रेगुलरली करना चाहिए, कोई सा भी होमवर्क पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, और होमवर्क करने की जो नंबर ऑफ कॉपीज मैंने आपको बताई वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, रिवीजन रेगुलरिटी। अब देखो रिवीजन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखो मैं पता है हर 3 वीक में एक टेस्ट देता था, ठीक है ना। तो जैसे हमारे अनअकैडमी पे भी होता है, वीकली क्विजेज होते हैं और फिर हर तीसरे हफ्ते एक मेगा क्विज होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे अगले 3 हफ्ते के बाद मेरा मेगा क्विज है, उसका मेरे को सिलेबस पता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सिलेबस में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन। अभी मेरी क्लास में चल रहा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और ये 4 चैप्टर मेरे सिलेबस में आ रहे हैं, ठीक है। 3 हफ्ते बाद ये है। मैं क्या करूंगा, रेगुलरली हर क्लास जा ही रहा हूं, मैं सारा होमवर्क कर ही रहा हूं, मैं टाइम स्लॉट निकालता था जिसमें मैं रिवाइज करूंगा, ठीक है। अब संडे को मान लीजिए मेरा टेस्ट हुआ है, अब 3 हफ्ते बाद मेरा टेस्ट है, तो अगले हफ्ते तो मैं केवल इस चीज को एनालाइज करता था कि भाई मेरे पिछले टेस्ट में क्या गलतियां थी, उनको कैसे इंप्रूव करूं। फिर सेकेंड हफ्ते के अंदर से मैं अगले टेस्ट के लिए रिवाइज करना चालू करता था, और थर्ड हफ्ते के अंदर मैं अपना रिवीजन कंपाइल कर लेता था। अगर संडे को टेस्ट है तो फ्राइडे को मैं अपना सारा सिलेबस रिवाइज कर लेता था, सैटरडे को मैं बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता था, बस अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ता था, ठीक है। तो अब मैंने एग्जाम्पल लिया एपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्ट्रेट लाइन, ये चारों चीजें। अब होमोजेनाइजेशन मेरा वीक है तो उसको मैं सैटरडे को पढ़ूंगा, टेस्ट से एक दिन पहले मेरे जो शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है उसमें से पढ़ता था मैं, और उससे मेरी क्लैरिटी हो जाती थी कि अच्छा ठीक है अब मैं कर लूंगा इस चीज को, ठीक है। अब देखो उसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो रिवीजन था ना, मैंने क्या किया, इससे हर एक चैप्टर, अब जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज है, मुझसे 6 बार टेस्ट में पूछ लिया गया तो मैंने 6 बार रिवीजन कर लिया। 6 बार रिवीजन करने से मुझे ये फायदा हुआ कि उस चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट चीजें मेरे दिमाग में घुस गई, और पता है यू वुड नॉट बिलीव, मुझे आज तक याद है, और इसी वजह से मैं एक अच्छा टीचर बन पाया, क्योंकि मुझे सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि भाई एपी की 3 टर्म्स को कैसे माना जाता है, एपी के सम के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, और वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आजकल बच्चों को भी देता हूं, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि 6 बार मैंने रिवीजन किया। अब अगर मैं 6 बार किसी चीज का रिवीजन कर लूंगा तो मेरे दिमाग में घुस ही जाएगी ना, बहुत ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो ये चीज बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा अब ये तो हो गया, अब मैं आपको बताता हूं कि रिवीजन मैं करता कैसे था। रिवीजन के लिए मैं क्या करता था, पहले अपनी नोट्स रीड आउट कर लिए, फिर शीट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लिया, उसके सॉल्यूशन अगर मुझे अभी भी नहीं आए तो मैंने अपने जो मैंने सॉल्यूशन मेंटेन किए थे वहां पे देख लिया, जो मेरी डीपीपी थी उसको देख लिया। अब ये मेरा एक रिवीजन हो गया जिससे थ्योरी मेरे दिमाग में ताजा ताजा हो गई। फिर उसके बाद मेरे पास कुछ क्वेश्चन बैंक्स वगैरह होते थे, उससे थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए टाइम बाउंड मैनर में। टाइम बाउंड मैनर में मतलब अगर देखिए मेरे टाइम पे क्या 20 क्वेश्चंस आते थे 1 घंटे में मैथमेटिक्स के लिए, तो मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन मैंने उठाए, 1 घंटे का टाइम लगाया, मुझे सॉल्व करना है, ये मैं प्रैक्टिस करता था। क्योंकि मेरा तो इंटरनेशनल मैच है, टेस्ट जो टेस्ट होता तो इंटरनेशनल मैच है, इंटरनेशनल मैच के लिए मैं नेट प्रैक्टिस नहीं करूंगा क्या, नेट प्रैक्टिस में करता था, ये मेरे लिए एक रिवीजन होता था। समझा मेरी बात को। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर मैंने ऐसे रिवीजन किया, स्ट्रेट लाइन के अंदर किया, और ऐसे करके मैं जब अपना रिवीजन करता था तो ये मैथ्स के अंदर हो गया, फिर
फिजिक्स के अंदर भी ऐसे किया, फिर केमिस्ट्री के अंदर भी ऐसे किया, और सैटरडे को मैंने क्या किया, शॉर्ट नोट्स पढ़े बस। ठीक है, तो इससे मेरे दिमाग में बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता था, क्योंकि मैं हर एक टेस्ट को ऐसे लेता था कि यार ये मेरा IIT JEE है। अगर आपने हर एक टेस्ट को ऐसे ले लिया कि ये आपका IIT JEE है, तो जो एक्चुअल IIT JEE होगा ना, वो आपको आपके नॉर्मल टेस्ट की तरह लगेगा और आपको कोई भी प्रेशर नहीं आएगा। तो ये चीज मेरी रिवीजन के लिए थी। आप सोचो मैंने 6-7 बार रिवीजन किया एक चैप्टर का, तो मुझे रट ही जाएगा ना वो। तो ये इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कुछ एक्स्ट्रा बुक्स करो या ना करो। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई है। क्लास सारी अटेंड करनी है, होमवर्क सारा करना है, और रिवीजन रेगुलरली करना है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूं, एनालिसिस रेगुलरिटी। एनालिसिस रेगुलरिटी एक ऐसी चीज है जो बहुत कम बच्चे करते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है। बताए, मैंने देखा 9 से 12, 2 से 5 पेपर देने के बाद बच्चों को लगता है कि उन्होंने एहसान किया है इस दुनिया पर, पेपर देके, और फिर उसके बाद वो संडे पूरा एंजॉय करते हैं। मैं क्या करता था, 9 से 12 मैंने पेपर दिया, ठीक है ना, फिर 12 से 2 मैं किसी से कोई बात नहीं करता था, अपना खाना खा के आता था, और फिर 2 बजे से 5 बजे तक पेपर देता था। ठीक है, फिर मैंने पेपर दिया, फिर उसके बाद मेरे को सोल्यूशन में और आंसर की मिल जाती थी, फिर मैं अपने मार्क्स लगाता था और भी ये देखता था कि भाई क्या गलतियां हुई, और सॉल्यूशंस देखता था, मुझे सॉल्यूशंस मिलते थे, तो सॉल्यूशंस मैं देखता था। उसके बाद मैं ये एनालाइज करता था कि यार अच्छा, स्ट्रेट लाइन के अंदर इस बार मैंने 4 क्वेश्चन गलत कर लिए, तो फिर मैं अगले हफ्ते के लिए टारगेट बनाता था कि अच्छा मुझे अब इनके थोड़ा सा रिवाइज करना है, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने हैं, ताकि मैं अपनी जो वीकनेसेस है उनको दूर कर सकूं। ये चीज करने से बेटा मुझे ये फायदा हुआ कि जो मेरी सारी वीकनेसेस थी ना, वो धीरे धीरे रिमूव हो गई। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो मेरे 3 तरह के टॉपिक्स होते थे, A B C। C मेरे सबसे वीक, B उससे स्ट्रॉन्ग, A सबसे स्ट्रॉन्ग। तो मैं कोशिश करता था अपने C वालों को B में लेके आऊं, B वालों को A में लेके आऊं। इवेंचुअली यू वुड नॉट बिलीव, बाय द एंड ऑफ माय JEE प्रिपरेशन एवरीथिंग वाज इन A एंड B। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है अगर आपने ये एनालाइज किया है। तो मैंने एनालिसिस किया, पूरा डीपली एनालिसिस किया, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया बच्चों, उसको इंप्रूव किया। मैं डरता नहीं था कि यार मैं, मतलब बहुत बच्चों को डर लगता है कि जब मेरे नंबर कम आ जाएंगे उससे मैं प्रेशर में आ जाऊंगा। मैं तो प्रेशर में आया ही नहीं कभी भी, क्योंकि जो भी किया मैंने किया है। मेरे देखने से मेरे नंबर ना बढ़ जाएंगे ना घट जाएंगे। ये सब फालतू की बातें होती है कि भाई हम जब भी आंसर की नहीं देखते हैं तो हमारे पेपर में अच्छे नंबर आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपको एनालाइज रेगुलरली करना है। ठीक है, चलिए फिर मेकिंग शॉर्ट नोट्स। अब मैंने आपको बताया था कि सैटरडे को मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता था। अब मैंने क्या है कि वो चीजें शॉर्ट नोट्स में लिखी जो मुझे लगता था कि मैं भूल जाता हूं बार बार। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट IIT के लिए हो या ना हो वो डिबेटेबल था, वो बात की बात है। मगर अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट और मुझे आती है तो मैं उसको शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखता था। मैं शॉर्ट नोट्स में केवल वो चीजें लिखता था जो मैं भूलता हूं। क्यों, मैं पता ऐसा क्यों करता था, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो तो टॉप रैंक लाने का था। टॉप रैंकर बच्चा कोई चीज छोड़ता थोड़ी है, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाता है। ठीक है, तो अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें तो करनी है सारी, मगर जो अनइंपॉर्टेंट चीज है उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, और 1-2 क्वेश्चन से तो बहुत ज्यादा रैंक फिसल जाती है। तो मैंने क्या किया, जो भी टॉपिक्स मुझे नहीं आते थे उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने ये बहुत ज्यादा किया। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह मैं भूलता था, वो सब चीजें मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन की। और आपको पता है उन शॉर्ट नोट्स में से अगर कोई चीज थी ना जो मुझे याद हो जाती तो मैं काट देता था, तो मेरे शॉर्ट नोट्स और ज्यादा शॉर्ट होते जाते थे। तो आप सोचो, अगर मेरे शॉर्ट नोट शॉर्ट होते जा रहे हैं, उसमें कुछ चीजें ऐड भी होती जाती हैं, कुछ शॉर्ट भी होती जाती हैं, मतलब कटती भी है, तो आप सोचो जब मैं 11th के एंड में या फिर 12th के मिड में फुल सिलेबस पेपर दूंगा, जितना मेरा अभी तक हुआ है, मुझे कितना कम रिवाइज करना पड़ेगा। समझे आप मेरी बात को? तो ये चीज मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाना मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और शॉर्ट नोट्स आपके खुद के होने चाहिए। किसी और के शॉर्ट नोट्स आपके काम नहीं आएंगे, क्योंकि किसी और की वीकनेस आपकी वीकनेस जरूरी नहीं है कि हो। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स मैं बनाता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्टेइंग अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। अब ये पता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2 साल की प्रिपरेशन है, मैराथन है, ठीक है ना। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। एक तरह का डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे मान लीजिए मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा हूँ, चलो एग्जाम्पल लिया, मैं अपने टीचर से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा हूँ, कोई बच्चा दूसरे कोचिंग से आया, मुझे बताता है कि ये क्वेश्चन करो, ये वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ। फिर आपके दिमाग में ये आएगा कि यार अरे यार वहाँ पे तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं, मुझे वहाँ पे ट्राई आउट करना चाहिए। फिर आप वहाँ ट्राई आउट करने गए, फिर आपको लगा कि नहीं यार मैं तो यहीं पे बढ़िया था। ये जो होते हैं ना डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, अलग अलग टीचर के पास जाना एक ही कॉन्सेप्ट के लिए, ये बहुत गलत है। आप पता है स्टार्टिंग में मेहनत कर लो इस चीज के लिए, स्टार्टिंग में मेहनत करके फिक्स कर लो कि भाई मुझे तो इस टीचर से पढ़ना है, इसका मटेरियल मैं यूज करना है, और यही मेरे लिए पालनहारा है, मतलब यही आपकी नैया को
पार लगाने वाला इंसान है। जब आप ये फिक्स कर लेते हो तो बच्चों आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये तो एक एकेडमिक डिस्ट्रैक्शन है। फिर कुछ नॉन एकेडमिक डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मतलब जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, वो डिस्ट्रैक्शंस बेटा बहुत ही हार्मफुल होते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को बर्बाद होते हुए देखा है ऐसी चीज़ों में। तो इसलिए मेरा बस आपको ये सजेशन है, कीप काम, बिकॉज दीज थिंग्स कैन बी डन व्हेन यू रीच कॉलेज ऑल्सो। तो आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है बच्चों कि आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का सबसे सही तरीका पता है क्या है? प्लेइंग रेगुलरली। ये एक पॉइंट है, अभी मैं पिछले पॉइंट पे वापस से आऊंगा। प्लेइंग रेगुलरली, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा भी स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप क्या डिस्ट्रैक्ट होना चालू कर देते हैं। आप कुछ और तरीके ढूंढते हैं, मतलब ओवर ईटिंग चालू कर देते हैं, ओवर स्लीपिंग चालू कर देते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। इससे बढ़िया आप फिजिकली एक्सर्ट कीजिए अपने आप को। यू वुड नॉट बिलीव, एवरी डे फॉर 1 hour आई यूज टू प्ले वॉलीबॉल इन द स्कूल। आफ्टर एवरी टेस्ट आई यूज टू प्ले इन वन ऑफ द कॉलेजेस। कॉमर्स कॉलेज में हमारा एक बहुत अच्छा ग्राउंड था, वहां पे मैं क्रिकेट खेला करता था एवरी संडे। तो ये मेरा एक शेड्यूल था जिससे मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस्ड रहता था, मतलब मेरे को स्ट्रेस कभी भी नहीं होता था और मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था। डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीजन स्ट्रेस होता है, काफी बड़ा रीजन होता है, या फिर कुछ चीजें हमें पता चलती है जिससे हम प्रेशराइज होते हैं, फिर हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो आप प्ले करना बहुत जरूरी, क्योंकि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड का निवास होता है, ये मैंने एक्चुअली फील किया है। ठीक है, सो प्लेइंग रेगुलरली इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। फिर वर्किंग आउट ऑन वीकनेसेस। अब देखो, वीकनेसेस से आपको डरना नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, आपने एनालाइज किया, आपने उनको दूर करने की कोशिश की। तो मेरा जो सक्सेस मंत्रा था इसके अंदर वो ये है कि मैं अपनी हर वीकनेस, सी में जो थी उसको बी में ला पाया, बी वाली को ए में ला पाया। इवेंचुअली मेरे सारे टॉपिक्स ए एंड बी थे। ठीक है, और रेगुलरिटी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो बेसिकली जो बच्चों में आपको बात बताना चाहता हूं वो ये है कि आपको अपनी प्रिपरेशन के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस रहना होता है, और ये एक तपस्या है। ठीक है, तो जो मेरा कंक्लूजन है ना वो यही है कि ये एक तपस्या है, 2 साल की बहुत अच्छी तपस्या है। इसके अंदर बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना, बहुत बार आपको लगेगा कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा है। यू हैव टू पुल योर सॉक्स एंड यू हैव टू पुल योर सेल्फ। देयर इज नो बडी मोर इंपॉर्टेंट देन योर सेल्फ इन मोटिवेटिंग योर सेल्फ। गेटिंग माई पॉइंट? आपको अपने आप को मोटिवेट करना है और अपनी परेशानियों से भागो मत। जब आप अपनी छोटी छोटी परेशानियों से भागते हो ना, वो सारी परेशानियां आपसे टर्न अराउंड होके एक साथ आपके सामने एक पहाड़ बन के खड़ी हो जाती है, और उस पहाड़ को छलांग लगा के उंगालना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा सक्सेस मंत्र ये है कि मैंने अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही मैं आगे बढ़ाऊं, चाहे मुझे उसमें कितना भी टाइम लग जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपना 100% देता था। मैं अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता था, और जो मैंने छोटे छोटे टारगेट्स बनाए थे, हर 3 हफ्ते में जो मेरे टेस्ट होते थे, मैं उन्हीं को IIT JEE लेके चलता था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों। ठीक है, तो ये मेरा सक्सेस मंत्र था। आई होप आपके भी, आप इनमें से कुछ चीजें अपनाएंगे, और अगर आप ये चीज अपनाते और आपको सक्सेस मिलती है तो डू लेट मी नो, मुझे भी बताओ कि भाई आपने मेरा सक्सेस मंत्र अपनाया। ठीक है, आई होप यू लाइक्ड माय वीडियो। इफ यू लाइक, जस्ट प्रेस लाइक, subscribe our channel and hit the bell icon so that you get notified for all our future videos. And remember to subscribe on this URL. This is my custom URL, and if you follow me you get to see all my future courses. Thank you.